नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन उत्पत्ति के साधनों से होता है। और उत्पत्ति के साधन कितने होते हैं? 5। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो उत्पत्ति के नियम में ये बताया जाता है कि उत्पादन अल्पकाल में भी होता और दीर्घकाल में भी होता है। और उत्पत्ति के जो 5 साधन है, कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो इनमें से आप किन साधन को स्थिर बोलते हो और किसको परिवर्तनशील बोलते हो? आप स्थिर साधनों से उत्पादन किस तरीके से कर सकते हो, परिवर्तनशील साधनों से उत्पादन किस तरीके से कर सकते हो, ऐसी बातें सारी हम इसके अंदर जानेंगे। तो उत्पत्ति के नियम में हम जानेंगे कि समय हमारे पास कम होता है, ये अल्पकालीन अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है, उत्पत्ति का नियम अल्पकालीन अवधारणा पर आधारित होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो याद रखना। अब अल्पकालीन अवधारणा का अर्थ है कि हमारे पास वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत कम समय है। ठीक है, अब कम समय है तो कम समय में हम क्या करेंगे? उत्पत्ति के जो साधन है, जैसे भूमि है, वो कौन सी है? स्थिर है, तो स्थिर साधनों को तो हम बढ़ा नहीं सकते। श्रम परिवर्तनशील है, पूंजी परिवर्तनशील है, तो हम इन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो कोई पूछे हमसे कि उत्पत्ति के नियम का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे कि उत्पत्ति का नियम अल्पकालीन अवधारणाओं पर आधारित होता है। इसमें उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के जो स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों के माध्यम से नहीं कर पाता। इस कारण वह केवल परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से ही क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करता है। तो इसे हम उत्पत्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होता है। सामूहिक मतलब दो स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही साधनों का परिणाम होता है। इनमें से कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। या हमने पढ़ लिया था 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। भूमि स्थिर है, श्रम जो है और पूंजी जो है ये कौन से? परिवर्तनशील है ना। फिर आगे बोला कि जिनमें कमी या वृद्धि करके उत्पादन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः उत्पत्ति के नियम यह बताते हैं कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन किस अनुपात या किस मात्रा में वृद्धि होगी। इस हेतु प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति के कितने नियम बताए हमें फ्रेंड्स? यहाँ पर 3। सबसे पहले आपको मालूम हो गया उत्पत्ति का नियम क्या होता है। उत्पत्ति का नियम अल्पकालीन अवधारणा पर आधारित है। यह हमें बताता है कि हम परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन की मात्रा को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति के 3 नियम बताए। पहला नियम है उत्पत्ति वृद्धि नियम। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, किन के माध्यम से? परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से। या तो फिर आप पूंजी लो कि पहले हम 10,000 लगा रहे थे, अब हमने 20 लगा दी, फिर 30 लगा दी, 40 लगा दी। तो जैसे जैसे पैसा लगा रहे वैसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जितना पैसा होता है उतना माल लाते हैं, उतनी वस्तु बनती है। या फिर आप श्रम ले लो, लेबर है ना। पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, चौथा, मतलब एक एक करके हमने श्रमिकों की संख्या बढ़ाई। तो जब उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन बढ़ जाता है। पहले की तुलना में एक श्रमिक था, 10 वस्तु बना रहा था, एक और श्रमिक की संख्या में वृद्धि हुई, कितना हुआ? 15 वस्तुएं बनी। तो यहाँ पर 5 इकाइयां बढ़ी है ना। तो परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाता है। पहले 10 था, अब 15 हुआ। तो इसे कौन सा नियम बोलेंगे? उत्पत्ति वृद्धि नियम, मतलब बढ़ा। ठीक है, बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। सेकंड है उत्पत्ति समता नियम। इसका अर्थ होता है कि हम क्या करते हैं? परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हमारा उत्पादन पहले जितना ही रहता है। पहले एक श्रमिक था, 10 वस्तु बन रही थी, फिर एक और की संख्या बढ़ाई तो भी 10, फिर जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं हमारा उत्पादन वहीं के वहीं रहता है। तो इसे समता नियम बोलते हैं, उत्पत्ति समता। और देन लास्ट थर्ड है इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम। इसका मतलब होता है जैसे जैसे हम परिवर्तनशील
साधनों की क्या करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उत्पादन पहले की तुलना में घटता जाता है। एक श्रमिक था, 15 वस्तु बना रहा था, श्रमिकों की संख्या बढ़ी तो हमारी वस्तु 12 पे पहुंच गई, फिर श्रमिक की संख्या बढ़ी, हमारी वस्तु कम हो गई, तो बढ़ने की जगह घट गई, तो इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। अब इन तीनों का अर्थ हमने जाना, अब हमें इसे एग्जाम में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसकी टेबल बनाएंगे और कैसे इसको हमें चित्र के द्वारा समझाना है, इसे हम जानते हैं। ठीक है, एक एक करके सॉरी तीनों नियम को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम, इसे साधनों के बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं और क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीनों नाम लिख दिए हैं। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम पूछे या साधनों के बढ़ते प्रतिफल का नियम पूछे या क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम पूछे, तो हमारा एक ही आंसर होगा। और क्या आंसर होगा, जो हमने अभी समझा था, हमने समझा कि जब उत्पादन के किसी एक साधन या एक से अधिक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि साधनों में वृद्धि के अनुपात से अधिक होती है, तो इस अवस्था को क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। जो मैंने पहले बोला था आप वो भी लिख सकते हो। क्या बोला था मैंने कि जब उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जब उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों से उत्पादन किया जाता है और उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाता है, तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। या फिर यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी है, जो भी लिख सकते हो आप, कि जब उत्पादन के किसी एक साधन या एक से अधिक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर, ठीक है, उत्पादन तो हमें परिवर्तनशील से करना है, हम श्रमिक और पूंजी दोनों नहीं बढ़ा सकते, दोनों में से किसी एक को बढ़ाकर हम उत्पादन कर रहे हैं ना, तो वही कि एक से अधिक साधन को स्थिर रखकर केवल एक साधन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाते हैं और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे तालिका में देखो, पहले यहाँ पे इसने लिया परिवर्तनशील साधन लेबर, मतलब श्रम ले लिया, एक श्रमिक था, ठीक है, तो वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, 10 वस्तुएं बनी, ठीक। फिर एक और श्रमिक की संख्या बढ़े तो उत्पादन कितना हो गया, पहले की तुलना में बढ़ गया, 4% बढ़ गया। फिर श्रमिक की संख्या बढ़ाई तो फिर उत्पादन यहाँ पर बढ़ गया। तो जैसे जैसे श्रमिक की संख्या बढ़ा रहे हैं हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, 10 से 14, 14 से 24, 24 से 32 और 32 से 40, तो हमारा सीमांत उत्पादन हुआ, ठीक है। इसे हम बोलेंगे MP मार्जिनल प्रोडक्शन, इसे बोलेंगे एवरेज प्रोडक्शन और इसे बोलेंगे TP टोटल प्रोडक्शन। तो देखो सीमांत उत्पादन तो हमारा यहाँ पर दे दिया गया, तो अब इस सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन कैसे निकला, इसके ऊपर 0 मान लो, तो 0 में 10 को प्लस किया, क्या हो गया, 10 आ गया। फिर 10 में 14 को प्लस किया तो क्या आ गया, 24 आ गया। फिर 24 में 24 को प्लस किया, क्या आ गया, 48, 48 में 32 को प्लस किया, 80, और 80 में 40 को प्लस किया, 120। मतलब कि सीमांत उत्पादन को प्लस करने पर हमारा आता है कुल उत्पादन, और एवरेज तो हमें मालूम है, डिवाइड करने से कुल उत्पादन में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर 10 में 1 का भाग लगाया 10, 24 में 2 का भाग लगाया, 24 में 2 का भाग लगाया तो क्या अगर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 48 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो यहाँ पे 16 आ गए। तो इस तरीके से एवरेज निकल जाता है। तो याद रखना सीमांत उत्पादन से कुल उत्पाद निकलता है और कुल उत्पाद से औसत उत्पादन निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, तो ये तो हो गई हमारी तालिका। आप इस तरीके से समझा सकते हो कि जब परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाता है तो इसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसे हम एक तालिका और चित्र से समझा सकते हैं। यहाँ पर तालिका बनाना, परिवर्तनशील साधन लिख देना, है ना, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और इधर कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इसमें से जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे वही आंकड़े आप लिखो, आप अपनी मर्जी से 10, 15, 20 जो चाहे वो लिख सकते हो और उसके बेस पे कुल और औसत दोनों भी आपको बताना है, ठीक है। अब इसने एक्सप्लेन किया है आगे फ्रेंड्स कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन के परिवर्तनशील साधन श्रम, परिवर्तनशील साधन आपने कौन सा लिया, श्रम लिया, तो यहाँ पे श्रम लिखना है, श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे सीमांत उत्पादन भी बढ़ता जाता है। अतः उपरोक्त सारणी का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अब ये देखो, चित्र में हमको MP और AP दोनों बनाना है, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तो आप लिख सकते हो श्रमिकों की संख्या, जैसे 1, 2,
3, 4 और 5, ठीक है। और इधर की तरफ आप लिख सकते हो सीमांत और औसत उत्पाद। तो अब देखो यहाँ पे सबसे न्यूनतम संख्या क्या है 10 और अधिकतम क्या हो गई है यहाँ पर 40, ठीक है। इन दोनों में देख लो, इसमें भी 10 है और अधिकतम इसमें 24 है। तो देखो हमको इन दोनों टेबल के अधिकतम और न्यूनतम संख्या को देखकर यहाँ पे लिखने वाले आंकड़े डिसाइड करने हैं कि अब हम 5, 10, 15, 20, 25 लिखे या 10, 20, 30, 40, 50 लिखे। तो आप यहाँ पर 5, 10, 15, 20 भी लिख सकते हो, 10, 20, 30, 40 भी। जैसे आप यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने चाहे 40 तक आपको लिखना है, 35 और 40। फिर फर्स्ट आपको बनाना है सीमांत उत्पादन की लाइन बना लेना, फिर औसत की। अगर सीमांत की बना रहे हो तो पहली इकाई पे कितना है, देखो ये पहली इकाई पे 10 है तो ये 10 हो गया। फिर दूसरी इकाई पे हमको 14 दे रहा है, मतलब 15 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। फिर हमको 24 दे रहा है, मतलब कि ये 25 के जस्ट यहाँ पर नीचे। फिर हमको 32 दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 35 और अगर मैं यहाँ पे 40 लेती हूँ तो यहाँ पर कुछ मेरी लाइन आएगी और फिर कुछ इस तरीके से ये ऐसा मेरा बढ़ते प्रतिफल का बन गया। और सेम औसत उत्पाद का फर्स्ट इकाई पर कितना है 10, सेकंड पे 12 है तो ये 15 के जस्ट थोड़ा सा ऐसे नीचे रहेगा। तो ऐसे हमारे पॉइंट बन जाएंगे और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी ये चित्र बना सकते हो, बता सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये दोनों लाइन कैसे बनी तो आप यहाँ पर आंकड़े लिखकर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल लिखी है, इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा जिस तरीके से टेबल एक्सप्लेन करते हो वैसे चित्र भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कैसे कि हमने उपयुक्त रेखा चित्र में x आधार पर श्रम की इकाइयाँ ली, इस पर ये x पर, और y लंब रेखा पर कुल औसत व सीमांत उत्पाद को दिखाया है, ये y पर, ठीक। इस पर जो स्पष्ट करता है जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे औसत व सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड नियम हमारा क्या है, क्रमागत उत्पत्ति स्थिरता नियम, साधनों के स्थिर प्रतिफल का नियम और उत्पत्ति समता नियम। इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। एग्जाम में ये एक साथ नहीं पूछा जाता है, हमेशा अलग अलग ही पूछा जाता है कि उत्पत्ति नियम बताओ, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल का नियम बताओ, घटते प्रतिफल का नियम बताओ या समता प्रतिफल का नियम, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि उत्पत्ति ह्रास नियम किस पर आधारित है, तो अल्पकालीन अवधारणा पर। मतलब हमारे पास कम समय है तो हम स्थिर साधनों में वृद्धि नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो ये क्रमागत स्थिर नियम है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन पहले जितना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। एक व्यक्ति थे तो भी 10 वस्तु बन रही थी, और 5 व्यक्ति हो गए तो भी 10 के 10 वस्तु बन रही है ना। तो लिखना कैसे है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में तो उत्पादन बढ़ता है ना, उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पादन घटता है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, उत्पत्ति स्थिर या समता नियम, जिसमें उत्पादन ना तो बढ़ता है ना घटता है, वो पहले जितना ही रहता है। इस नियम के अनुसार जब उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी मात्रा के अनुपात में बढ़ता है तो इसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। बढ़ने का मतलब यहाँ बताया, एक श्रमिक था 10 वस्तु थी, अब श्रमिक की संख्या 1 से 2 हुई तो ये कितना हुआ 20, मतलब 10% ही यहाँ पर बढ़ा। ये जितना परसेंट यहाँ पे बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे बढ़ रहा है। हम इसे सीमांत से समझते हैं। हम समझेंगे एक श्रमिक था तो 10 वस्तु बनी, एक और श्रमिक की संख्या बढ़ी तो भी 10, फिर जैसे जैसे श्रमिक की संख्या बढ़ा रही उत्पादन वहीं के वहीं है, और एवरेज भी फिर वो के वही आएगा, क्योंकि सबसे पहले एमपी से क्या निकालते हैं, टीपी। 0 में 10 को प्लस किया 10, 10 में 10 को प्लस किया 20, 20 में 10 को प्लस किया 30, फिर 30 में 10 को प्लस किया 40 और 40 में 10 को प्लस किया 50, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कि उत्पादन भी उसी मात्रा के अनुपात में बढ़ता है, मतलब कि ये 10-10 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि पहले जितना ही है। ये बात कही है कि जब हम परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाते हैं और उत्पादन पहले जितना ही रहता है तो इसे समता या स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एवरेज आपको निकालना याद है, 1 से 10 में भाग दिया 10, 2 दाई 20, 3 दाई 30, 4 दाई 40 और 5 दाई 50, इस तरीके से 10-10 यहाँ पर आ गया। तो लिखा है यहाँ कि उपयुक्त तालिका
उपयुक्त तालिका के अनुसार जब श्रम की प्रत्येक इकाई को उत्पादन में लगाया जाता है तो उत्पादन 10 इकाई के बराबर प्राप्त होता है, जिस दशा को उत्पत्ति समता नियम या समता लागत नियम कहते हैं। अतः इसे निम्न रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। परिवर्तनशील साधनों से उत्पादन बढ़ाया जाता है, उत्पादन पहले जितना ही रहता है, तो इसे समता नियम कहते हैं। या फिर हमने जो भी डिटेल पढ़ी है कि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। एक श्रमिक बढ़ाया 10% बढ़ा, दूसरा श्रमिक बढ़ाया फिर 10%, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, मतलब 10% ही बढ़ रहा है, 20, 30, 40 नहीं हो रहा है। और ये देखो चित्र देख लो, यहाँ पे हम श्रम की मात्रा को लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे श्रमिक लिख दिए। यहाँ पर हम किसको लेंगे, ये एमपी और एपी दोनों को ले लिया हमने, तो 5 से 25 तक हमने आंकड़े लिख दिए। अब इसमें अधिकतम और न्यूनतम का तो सवाल है नहीं, क्योंकि 10 ही अपन को लेने हैं और अपन को एमपी और एपी बनाना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, इसने तो हमने यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ले लिया, तो ये भी सही है। अब देखो पहला श्रमिक था, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऊपर की तरफ आ गई, ये लाइन ये रहेगी। ठीक है, ये 10 यहाँ पे है ना, इस वजह से ये थोड़ी यहाँ पे स्पेस डिसमिस हो गया, तो आप देख लेना। फिर दूसरा श्रमिक बढ़ाते तो भी 10, तीसरे पे बढ़ाया तो भी 10, चौथे श्रमिक पर भी 10 और पांचवें पे भी 10, ये हमने बढ़ाया एमपी। फिर अगर हम एपी का बनाते तो एपी का भी सेम बनता, इसलिए मैंने यहाँ पर एपी और एमपी लिख दिया, मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा चित्र बन गया। और एक्सप्लेन कर दो, एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा और वाई अक्ष पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की मात्रा को बताया गया। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट थर्ड हम पढ़ेंगे कौन सा, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसे ओनली उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। इसमें लिखा है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पत्ति एवं अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर जब किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि उस साधन में की गई आनुपातिक वृद्धि से कम होती है, तो यह दशा उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाती है। इस तरीके से भी लिख सकते हो कि परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन क्या होता है, घटता जाता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम। या फिर ऐसे बोलो कि जब हम अल्पकाल उत्पत्ति करने अल्पकाल पर आधारित है, इसमें हम स्थिर साधनों से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, हम अल्प परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जा रहा है तो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन पहले की तुलना में घटता जा रहा है, तो इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, तालिका द्वारा स्पष्टीकरण देखो, लिखा है कि पहला श्रमिक था तो कितना उत्पादन हुआ था, 10। अब जैसे ही श्रमिक की संख्या बढ़ाई गई तो उत्पादन क्या हो गया, घट गया पहले की तुलना में। फिर जैसे जैसे श्रमिक की संख्या बढ़ी वैसे वैसे उत्पादन हमारा घटता गया। और सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन तो अब तक आपको निकालने आ गया होगा। वापस 0 में 10 को प्लस करो 10, फिर 10 में 9 को प्लस किया 19, 19 में 8 को प्लस किया 27, 27 में 6 को प्लस किया 33 और 33 में 4 को प्लस किया 37। एवरेज आपको निकालना था, यहाँ पे हमको पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, 1 से भाग लगाया 10, यहाँ पे भाग लगाया किस तरीके से, कुल उत्पादन में उत्पादित की गई इकाइयों का भाग देने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 नम 18, भाग में जाने की 0 तो 2 5 10, ये 9.5 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक, तो लिखा है यहाँ कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है जैसे जैसे श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है कुल औसत तथा सीमांत उत्पादन घटते जा रहे हैं, अतः उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ठीक है, उत्पादन घटती दर से यहाँ पर बढ़ रहा है। घटती दर से बढ़ने का मतलब है, यहाँ देखो उत्पादन बढ़ तो रहा है 10 और 19, यहाँ इन दोनों के बीच 9 का डिफरेंस आया। फिर इसके बीच यहाँ 19 और 27 के बीच कितने का डिफरेंस आ गया, 8 का। फिर यहाँ कितना आ गया, 6 का। तो उत्पादन बढ़ तो रहा है, जैसे ये 10, 19, 27, 33, 33 ये बढ़ा तो है, लेकिन घटती दर से बढ़ा है। 9 से बढ़ना चाहिए, पहले 9 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा। तो ये बोला जा रहा है कि उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। ठीक, और ये इस तरीके से इसका चित्र बना दो। सेम वही बात, श्रम की इकाइयाँ लिख दो और यहाँ पर हमको किसका बनाना है, औसत और सीमांत का, इन दोनों का ही हम बताते हैं। न्यूनतम संख्या यहाँ पर क्या हो गई है, 4, और अधिकतम है यहाँ पर 10। इन दोनों में भी देख लो 10 और यही आ रही है 4, मतलब 7 दे रखी है इसमें लास्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 ले लो और इनके आधार पर आप क्या कर सकते हो, मान रख सकते हो कि
पहला क्या है 10 पे है, फिर दूसरा 9 पे, तो 10 से थोड़ा सा नीचे ले लो, फिर तीसरा क्या हो गया 8 पे हो गया, फिर अगला क्या है 6 पे हो गया, और फिर उसके लास्ट वाला किस पे आ गया यहाँ पर 4 पे। तो ऐसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर ये एवरेज प्रोडक्ट आप निकाल लेना। तो ये हमारे हो जाता है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति के तीनों नियम यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब अगर आपको बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल या समता प्रतिफल, इन तीनों नियम में से किसी की तालिका, किसी चित्र को लेकर या किसी के अर्थ को लेकर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उस डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।